समीर, रोहन, अदिति और सिमरन एक साथ एक फिल्म बना रहे थे। चारों साथ में एक मीडिया कंपनी में काम करते थे और चारों में गहरी दोस्ती थी। हमारे डायरेक्टर को एक नई लव स्टोरी चाहिए। अरे यार, आजकल की लव स्टोरीज तो बिल्कुल कॉमन हो गई है। हाँ, कुछ यूनिक और अलग कहानी लानी होगी जिससे ऑडियंस को मजा आए। मैंने सुना है शहर के पुराने बंद पड़े लाइब्रेरी में कई सारी किताबें रखी हैं और उनमें बहुत सारी अनसुनी कहानियां बंद है। लेकिन वो लाइब्रेरी सालों से बंद है, वहाँ तक हम पहुँचेंगे कैसे? अगर हमें वहाँ से अच्छी कहानियां मिल सकती है तो फिर हमें कुछ ना कुछ उपाय तो जरूर करना पड़ेगा। चारों एक रात चुपके से शहर की पुरानी लाइब्रेरी में घुसने का प्लान बनाते हैं। वो लाइब्रेरी पुराने कब्रिस्तान के बगल में थी, जिस वजह से उस लाइब्रेरी के बारे में कई तरह की अफवाहें भी फैली थी। चारों उस रात हिम्मत जुटाकर लाइब्रेरी जाने का निर्णय लेते हैं। यार, मैंने सुना है उस लाइब्रेरी के बगल में ना पुराना कब्रिस्तान है और लोगों का कहना है कि उस कब्रिस्तान के आसपास ना कई लोगों ने आत्माएं देखी हैं। तू भी एक इन किताबी बातों में विश्वास करने लगी? हमें लव स्टोरी बनानी है, हॉरर स्टोरी नहीं। अदिति बिल्कुल ठीक कह रही है। हम चुपचाप जाकर लाइब्रेरी से कुछ अच्छी किताबें लेकर वापस आ जाएंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। चारों गाड़ी में बैठकर बातें कर रहे थे और लाइब्रेरी की ओर जा रहे थे। तभी अचानक कब्रिस्तान के पास उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। अरे, ये गाड़ी बंद कैसे हो गई? बंद हुई भी तो कौन सी जगह पर? हमारे बगल में पुराना कब्रिस्तान है। अरे, तू फालतू का डर रही है। तुम सभी लाइब्रेरी की ओर बढ़ो, मैं ये गाड़ी को देखता हूँ। ओके गाइस, ये सही रहेगा। समीर उस कब्रिस्तान के पास गाड़ी के पास रुक जाता है और गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करने लगता है। अदिति, सिमरन और रोहन पैदल लाइब्रेरी की ओर बढ़ते हैं। लाइब्रेरी के पास पहुंचते ही वहां अचानक से उन तीनों के सामने एक पागल सा दिखने वाला व्यक्ति आ जाता है, जिसके बड़े बड़े दाढ़ी और बाल होते हैं और उसने फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई वर्षों से नहाया नहीं है। कहाँ जा रहे हो तुम सभी? उधर मत जाओ, वहाँ मौत है। उस आदमी को देखकर तीनों डर जाते हैं। पागल व्यक्ति तीनों के आसपास अजीब सा उछलता कूदता हुआ घूमने लगता है। कौन हो तुम? हट जाओ हमारे रास्ते से। मौत का साया है, जो भी यहाँ आया है वापस ना जा पाया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। राहुल वहाँ पर पड़े एक लाठी से उस पागल आदमी को मारकर भगाने की कोशिश करता है। वो व्यक्ति उन तीनों को देखकर पागलों की तरह हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। तुम सबका समय आ गया है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, वरना सब मरेंगे। वो इंसान ऐसा क्यों बोल रहा था? अरे यार, तुम एक पागल की बात पर विश्वास कर रही हो, उसे तो खुद का होश नहीं। चलो जल्दी से जो काम करने आए थे वो कर लेते हैं। तीनों लाइब्रेरी के पीछे की खिड़की का शीशा तोड़कर लाइब्रेरी के अंदर घुस जाते हैं। लाइब्रेरी में कई तरह की पुरानी किताबें रखी होती है। तीनों लव स्टोरी की किताब ढूंढने लगते हैं। उस लाइब्रेरी में चारों ओर अंधेरा होता है। तभी अचानक से एक किताब अदिति के पास आकर गिरती है। वो किताब एक सफेद कपड़े में लिपटी होती है और उसके ऊपर कई तरह के धागे भी बंधे होते हैं। ये कौन सी किताब है और ये इस कपड़े में क्यों लपेट कर रखी है? अदिति सारा धागा और कपड़ा हटाकर वो किताब निकालती है। उस किताब के ऊपर राजकुमार और वैश्या की प्रेम कहानी लिखा होता है और उस किताब के ऊपर कुछ अजीब सी चित्र भी बनी होती है। अदिति उस किताब को देखकर खुद को रोक नहीं पाती। तुम्हें कोई अच्छी किताब मिली क्या? ये देख, इस किताब का टाइटल
कुछ यूनिक लग रहा है। और तो और इस पर बहुत ही अजीब चित्रकारी भी की हुई है। देख। ठीक है, हम इसे ना बैग में रख लेते हैं, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। इस किताब को मैं अपने पास रख लेती हूँ। अदिति उस किताब को अपने बैग में रख लेती है। अचानक अदिति को लगता है कि बैग के अंदर वो किताब अपने आप खुल रही है और बंद हो रही है। तभी वो उस किताब को अपने बैग से बाहर निकालती है और अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे उस किताब के पन्ने पलटने लगते हैं। क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? इस किताब के पन्ने अपने आप कैसे पलट रहे हैं? तभी उस किताब के पन्ने पलटने बंद हो जाते हैं। वो किताब के पन्ने एक जगह आकर रुक जाते हैं। उस पन्ने पर राजकुमार और उसके पैरों के पास बैठी लड़की की तस्वीर होती है, जिसके कपड़े देखकर वो एक वैश्या प्रतीत होती है। अदिति उस पन्ने को पढ़ने लगती है। राजकुमार और वैश्या की प्रेम कहानी। ओह, ऐसी कहानी तो धूम मचा देगी। जैसे ही अदिति उस पन्ने को पढ़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो डर कर उस किताब को फेंक देती है। तभी वो देखती है कि उस किताब पर बनी वैश्या की तस्वीर वहां से गायब हो जाती है और वो औरत अदिति के सामने खड़ी होती है। तुम तो राजकुमार की प्रेमिका हो ना, जिसकी तस्वीर किताब में थी? लेकिन तुम बाहर कैसे आ गई? वो वैश्या अपने घुंघरू बजाते हुए अदिति के सर को अपने पैरों से दबा देती है। अदिति के मुंह से आवाज निकलनी बंद हो जाती है। अदिति उससे जान की भीख मांगती है, लेकिन वो वैश्या अदिति के सर को अपने पैरों तले कुचल देती है और अदिति की आंखें और जुबान बाहर आ जाती है। उसके नाक से खून बहने लगता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। वो वैश्या अपने बाल बांधते हुए वहां से गायब हो जाती है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमने सारी बुक इकट्ठा कर ली है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। राहुल और सिमरन अदिति को ढूंढने लगते हैं। सिमरन की नजर अदिति पर जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो बैठकर किताब पढ़ रही हो। अरे यार अदिति, चल, हमें यहाँ से निकलना है। तू यहाँ बैठकर किताब क्यों पढ़ रही है? अदिति का कोई जवाब नहीं मिलने पर सिमरन उसके पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। अदिति की लाश लुढ़क कर गिर जाती है। सिमरन अदिति को देखकर डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? अदिति, अदिति, अदिति! रोहन अदिति की लाश को देखकर हैरान हो जाता है और वो सिमरन का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है। तभी वो गलती से अपना पैर उस किताब के ऊपर रख देता है। अदिति की ऐसी हालत किसने की होगी? ये देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे कोई बुरी ताकत का काम हो। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। तभी वो किताब रोहन और सिमरन के पैर में फंस जाती है और दोनों गिर जाते हैं। ये किताब, ये वही किताब है जो अदिति ने अपने पास रखी थी। रोहन और सिमरन उस किताब को देखने लगते हैं और देखते ही देखते किताब पर बनी वैश्या की तस्वीर अपना हाथ निकालकर रोहन का गला पकड़ लेती है। दोनों ये देखकर डर जाते हैं। अदिति रोहन का गला छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ से वो वैश्या की तस्वीर गायब हो जाती है। तुम ठीक तो हो ना? ये सब क्या हो रहा है? ये जरूर शापित किताब है। ये औरत की तस्वीर अचानक गायब कैसे हो गई? इस किताब ने ही अदिति की भी जान ली होगी। I'm sure। तभी सिमरन और रोहन के ऊपर गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी पड़ती है। बाहर समीर गाड़ी लेकर आ चुका था। सिमरन और रोहन को बाहर बुला रहा था। अरे यार, तुम लोग सब बाहर आ जाओ, गाड़ी ठीक हो गई है, चलो यहाँ से निकलना होगा। सिमरन और रोहन उस किताब को वहीं छोड़कर गाड़ी की ओर भागते हैं। वो दोनों जैसे लाइब्रेरी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वहां पर वो वैश्या आ जाती है और अपने पायल बजाने लगती है। दोनों ये देखकर डर जाते हैं। कौन हो तुम?
और हमें क्यों मार रही हो? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। तभी वो वेश्या सिमरन और रोहन का गला दबाने लगती है और दोनों को हवा में उठाते हुए कांच की खिड़की पर पटक देती है। देखते ही देखते उन दोनों की मौत हो जाती है। लाइब्रेरी के बाहर से समीर ये सब कुछ देख रहा था। समीर अपने हाथ में एक ताबीज लेकर लाइब्रेरी के अंदर घुसता है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मुझे पता था ये किताब खूनी है, इसीलिए मैंने अपने दोस्तों को किताब लेने भेजा था। वेश्या समीर को छू भी नहीं पाती है। समीर किताब पर ताबीज बांध देता है और उस किताब को अपने साथ गाड़ी में रखकर ले जाने लगता है। बेचारे मेरे दोस्तों को ये नहीं पता था कि ये सब मेरा करा धरा है। अब मेरे पिताजी प्रोफेसर मंतोष पांडे का रिसर्च पूरा हो पाएगा। ये खूनी किताब का राज अब इस दुनिया को पता चलेगा और पिताजी वेश्या को अपने कब्जे में कर लेंगे। तभी समीर देखता है रोड के बीचों बीच वो वेश्या खड़ी है। वो अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाता है और उसकी गाड़ी सीधा कब्रिस्तान की दीवार पर जाकर टकराती है। समीर की वहीं पर मौत हो जाती है। वो किताब वहीं कब्रिस्तान के पास एक कब्र में गिर जाती है और वहीं दफन हो जाती है। सोहन, रश्मि, अमित और सिमरन साथ में कॉलेज में पढ़ते हैं। चारों में बहुत गहरी दोस्ती होती है और चारों हमेशा साथ में ही रहते हैं। पूरे कॉलेज में चारों की दोस्ती के बारे में चर्चा होती है। कुछ ही दिनों में एनुअल फंक्शन आने वाला है। इस बार तो धमाल मचा देंगे। याद है पिछली बार हमने कितनी मस्ती की थी? फेस्ट की तैयारी करना, दोस्तों के साथ कॉलेज घूमना और ढेर सारी फोटो खींचना। एनुअल फेस्ट हमेशा ढेर सारी यादें लेकर आता है। चारों जोर शोर से एनुअल फेस्ट की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन इस बार एनुअल फेस्ट इनके कॉलेज में ना होकर दूसरे शहर में हो रहा होता है, जिसके लिए सभी को कॉलेज की तरफ से दूसरे शहर में ले जाया जाता है। वाह, कितना सुंदर कॉलेज है। मैंने आज तक इतना बड़ा कॉलेज कभी नहीं देखा। कितना मजा आएगा। हाँ, सही कहा तुमने। यहाँ पर सारी प्रतियोगिता में हमारा कॉलेज ही जीतेगा। चारों उसी कॉलेज में रुकते हैं और अपने अपने परफॉर्मेंस की तैयारी में लग जाते हैं। चारों मिलकर एक ड्रामा परफॉर्म कर रहे थे, जिसके लिए अगले दिन से उन्हें प्रैक्टिस के लिए जाना होता था। अरे यार, इतना बड़ा कॉलेज है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें ड्रामा रूम कौन सा होगा। चलो किसी से जाकर पूछते हैं। ये अमित और सोहन कहाँ रह गए? तुम चिंता मत करो, वो भी आ जाएंगे। सिमरन और रश्मि ड्रामा रूम ढूंढने जाती हैं, लेकिन उन्हें आसपास कहीं ड्रामा रूम नहीं मिलता है। तभी जाकर वो एक कमरे के पास रुकती हैं। उस कमरे के ऊपर ड्रामा रूम लिखा होता है, लेकिन वहाँ ताला लगा होता है। ड्रामा रूम तो यही है, लेकिन यहाँ ताला क्यों लगा हुआ है? क्या पता। और इस कमरे की हालत देखकर लगता है मानो ये बहुत सालों से बंद पड़ा होगा। सिमरन और रश्मि खिड़की पे लगे शीशे से कमरे के अंदर झांकती हैं। वहाँ कई सारे मैनिक्विन्स पड़े थे और ड्रामा के लिए कॉस्ट्यूम भी थे, लेकिन उस रूम की हालत देखकर लग रहा था जैसे कई सालों से वो बंद पड़ा है। तभी कमरे के अंदर से अचानक एक मैनिक्विन आकर खिड़की पर गिरती है। रश्मि और सिमरन देखकर डर जाती हैं। ये कमरा तो बंद है, लेकिन ये मैनिक्विन अपने आप कैसे गिर गई? मैं तो पूरी तरह डर गई थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और रश्मि सिमरन को डांटने लगता है। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं कि ये ड्रामा रूम कई सालों से बंद है? यहाँ कोई भी ड्रामा प्रैक्टिस नहीं होता है। हमें नहीं पता था, हम इस कॉलेज में नए आए हैं। क्या आप हमें ड्रामा रूम का पता बता सकते हैं? फर्स्ट फ्लोर, चौथा कमरा। आज के बाद तुम दोनों यहाँ भटकना भी नहीं चाहिए। तुम्हें पता नहीं ये कमरा कितना खतरनाक है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब है आपका? इस कमरे में अदृश्य राज छुपा है, जिसे कोई कभी नहीं देख सकता।
इस कमरे की वजह से कई लोगों की जान गई है। अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो तुम दोनों यहाँ पर फिर कभी आने की हिम्मत मत करना। रश्मि और सिमरन वहाँ से डरकर भाग जाती हैं और ड्रामा रूम में आकर अमित और सोहन को सारी बात बताती हैं। दोनों इन बातों को मजाक समझकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तुम दोनों ना किसी की भी बात सुनकर डर जाती हो। वो कोई स्टूडेंट होगा जो तुम दोनों को डराने के लिए ये सब बोल रहा होगा। हाँ, शायद तुम्हारी बात सच हो। अमित और सोहन उस ड्रामा रूम में जाने का प्लान बनाते हैं। रश्मि और अंजलि मना करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो किसी की नहीं सुनते और बिना किसी को बताए रात में उस ड्रामा रूम में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर कोई ताला लगा हुआ नहीं होता है। दोनों अंदर जाकर देखते हैं, वहां पर कई सारे नाटक के कपड़े, जेवर मौजूद थे। लड़कियां भी ना, कौन सा भूत है यहाँ पर? लड़कियां खुद भी डर जाती हैं और हमें भी डरा देती हैं। अमित और सोहन ड्रामा रूम में घूमकर सभी कुछ देखने लगते हैं। तभी उन्हें लगता है कि उसके पीछे से कोई पार हुआ। अमित पलट कर देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। तभी वहां पर एक मैनीक्वीन अपना सर हिलाने लगती है। ये मैनीक्वीन अपने आप अपना सर कैसे हिलाने लगी? शायद कोई चूहा वगैरह होगा। तभी वो कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वहां पर घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगती है। अचानक लाइट भी कट जाती है और सारी मैनीक्वींस अपने आप हिलने लगती हैं। ये देखकर अमित और सोहन बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होता है। ये अपने आप क्या हो रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। तभी वहां पर कोई अमित का पैर पकड़कर ले जाने लगता है। अमित डर जाता है और वो खुद को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति अमित को अपनी तरफ खींच रही थी। अचानक एक मैनीक्वीन चलते हुए वहां पर आ जाती है और अमित का पैर पकड़कर उल्टा लटका देती है। ये क्या हो रहा है? मैं अपने आप हवा में उल्टा कैसे लटक गया? अचानक अमित के हाथ पैर कोई मरोड़ कर तोड़ देता है। अमित दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है और वो तड़पने लगता है। ऐसा लगता है मानो जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर अपना कब्जा कर लेती हो। तड़पते तड़पते अमित की मौत हो जाती है। अमित, अरे यार, अगर तुम्हारा ये कोई मजाक है तो मुझे बहुत डर लग रहा है अमित। तभी अमित के पीछे एक खूंखार राक्षस की तरह दिखने वाला मैनीक्वीन खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और गर्दन पर हाथ डालकर उसका गर्दन दबाने लगता है। सोहन कोट को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम होता है। सोहन दर्द के मारे चीखने लगता है। कौन है? छोड़ दो मुझे। अमित कहाँ हो तुम? वो मैनीक्वीन सोहन की गर्दन पकड़कर मरोड़ देता है। सोहन की आंखें बाहर आ जाती हैं, उसके मुंह से खून बाहर आने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन सिमरन और रश्मि सोहन और अमित का परफॉर्मेंस के लिए इंतजार कर रही होती हैं। कहीं रात को ये दोनों ड्रामा रूम में तो नहीं चले गए? हमें वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। रश्मि और सिमरन ड्रामा रूम के पास जाती हैं, लेकिन वहाँ पर ताला लगा होता है। दोनों खिड़की से अंदर झांकती हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। अब हम परफॉर्म कैसे करेंगे? ऐसे तो हमारा कॉलेज हार जाएगा। हाँ, सही कहा तुमने। इन दोनों का कुछ अता पता नहीं है। रश्मि और सिमरन अमित और सोहन को बहुत ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो दोनों नहीं मिलते। रात हो जाती है। तभी सिमरन को अमित की आवाज सुनाई देने लगती है। लड़कियां भी ना, कौन सा भूत है यहाँ पर? सुना तुमने? अमित की आवाज आ रही है। वो हमें बुला रहा है। मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। सिमरन उस आवाज के पीछे जाने लगती है। रश्मि भी सिमरन के साथ साथ जाती है। वो दोनों उसी ड्रामा रूम के पास पहुंच जाते हैं। इस बार ड्रामा रूम का ताला खुला हुआ था। दोनों ड्रामा रूम के अंदर घुस जाती हैं। अमित, कहाँ हो तुम? हमें आवाज दो।
आवाज यहीं से आ रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी उस ड्रामा रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। रश्मि और सिमरन डर जाती हैं। तभी वहाँ के सारे मैनीक्वींस हिलने लगते हैं और हंसने लगती हैं। ये क्या हो रहा है सिमरन? ये कोई अदृश्य शक्ति लगती है। दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं होता है। तभी वो खतरनाक मैनीक्वीन रश्मि के पास आकर उसका सर पकड़कर दीवार पर पटक देती है। दीवार पर सर लगते ही पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है और रश्मि की मौत हो जाती है। रश्मि का शरीर नीचे गिर पड़ता है और उसका सर दीवार पर चिपक कर रह जाता है। कौन हो तुम और सभी को इतनी बेरहमी से क्यों मार रही हो? तभी कोई रश्मि का पैर पकड़कर उसे ले जाने लगता है और एक बड़े से बक्से में उसको डालकर बंद कर देता है। सिमरन बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज बाहर नहीं सुन पा रहा था। उस बक्से में बंद सिमरन की मौत हो जाती है। आधी रात, शांत पहर, गुप्त सन्नाटा और चांद की हल्की बिलखती रोशनी के बीच रामविलास खेतों का लगभग काम खत्म करके घर लौट रहा था। रास्ता कच्चे सड़क से होता हुआ जंगल के किनारों से होकर था। गांव वाले अक्सर देर शाम गांव के अंदर और गांव से बाहर आने जाने में बहुत डरते थे। उसका सबसे बड़ा कारण वो जंगल था। वही जंगल जिसमें ना जाने कितनी खुदकुशी करने वाले लोगों की आत्माएं कैद हैं। अब भला कितना सच और कितना झूठ, ये जानते हैं इस कहानी में। आज पूर्णिमा की रात थी। रामविलास वहां से निकला तब रात के करीब 11:15 बज रहे थे। थका हारा पूरे दिन काम करने के बाद अब उसे बड़ी जल्दी घर जाना था और उसने अपनी साइकिल उठाई और निकल पड़ा अपने गांव की ओर। पूरे रास्ते रात के सन्नाटे में सिर्फ रामविलास की ही साइकिल की आवाज गूंज रही थी। दूर दूर तक इंसान तो क्या, कोई जानवर तक नजर नहीं आ रहा था। रामविलास कुछ ही देर में पहुंच गया उस जंगल में जिसमें ना जाने कई गांव वालों ने खुदकुशी की हुई थी। ऐसे में आप सोच ही सकते हैं क्या माहौल होगा उस जगह का। कितना लंबा रास्ता है, मेरी तो जान ही निकल गई आते आते। अब बस जल्दी से ये जंगल निकल जाए, फिर आराम से घर पहुंचकर सुकून की नींद सोऊंगा। वैसे भी कल सुबह सवेरे उठकर दोबारा फसलों की बिक्री करना है। यही कहता हुआ रामविलास जंगल के अंदर दाखिल हो गया। साइकिल की गति तेज करता हुआ रामविलास टॉर्च के सहारे पेड़ों को क्रॉस करता है कि तभी साइकिल का चक्का एकदम जाम हो जाता है और रामविलास सीधा मुंह के बल जा गिरता है। हाय मैया, ये क्या हुआ? अरे इस साइकिल को भी अभी खराब होना था। रामविलास अब वहां से पैदल ही गुजरने लगा। खैर इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। तभी बढ़ते कदम के साथ कुत्तों के रोने की तेज आवाज उसे सुनाई पड़ती है। पूरे जंगल का माहौल एकदम डरावना लग रहा था। तभी अचानक रामविलास की नजर पेड़ के ऊपर पड़ी तो उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा एक आदमी गर्दन में फांसी लगाए डाल से झूल रहा था। वो इससे ज्यादा कुछ बोल पाता या सोच पाता, उसी पल में वो लटकती लाश गायब हो गई। रामविलास बहुत ज्यादा परेशान था। वो जंगल के लगभग आधे रास्ते पर पहुंच चुका था। मैंने सुना है गांव के किसान और अपनी जिंदगी से परेशान लोग इसी जंगल में आकर आत्महत्या कर लेते हैं और फिर हमेशा उनकी आत्मा इसी जंगल में भटकती रहती है और सूरज ढलने के बाद जंगल से गुजरने वाले लोगों को मार देती है। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। हे राम, उठिए उठिए, हमें छोड़कर मत जाइए।
यही आवाज लगातार रामविलास के कानों पर पड़ रही थी। ये बिल्कुल वही आवाज थी जब कोई आत्महत्या कर लेता है और तब उसके परिवार वाले उसकी लाश को देखकर बिलखने लगते हैं। तभी रामविलास के ठीक पीछे से एक डरावने लफ्ज में एक आवाज गूंजने लगती है। रामविलास, हमको भूल गया रामविलास, हम तुम्हारे दोस्त, याद है ना उस रात क्या हुआ था? ये आवाज सुनकर रामविलास का पसीना छूटने लगा। वो भगवान का नाम लेता हुआ चलता रहा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसका डर और दहशत में बदल गया। रामविलास हल्का मुड़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीठ पीछे कोई 6 फुट का आदमी खड़ा उसके कंधे को दबा रहा था। उसे दर्द होने लगा और किसी तरह उस हाथ को उसने अपने कंधे से हटाया। रामविलास ने अपने फोन में समय देखा तो रात के 1 बजने में 5 मिनट का समय बचा था। दहशत का सबसे तगड़ा पहर यही होता है और अब तो वो बिल्कुल किसी नदी के बीच धार में फंस चुका था। तभी उसे लगा जैसे ठीक उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। पीछे से उसे फिर एक आवाज सुनाई दी। उस रात फसलों में आग लगाते मैंने देख लिया था रामविलास। कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ रामविलास, रुक जाओ। पीछे से आती ये आवाजें बार बार रामविलास के डर को बढ़ा रही थी। लेकिन अभी तो कहानी की बस शुरुआत थी। वो आगे बढ़ता रहा। तभी उसे खुद से कुछ दूर आगे एक आदमी खड़ा दिखा जिसके गले में फांसी का फंदा था और आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे थे। वो उस आदमी को देखते ही रुक गया। बिरजू, तू पिछले साल खुदकुशी कर बैठा था ना? तू अभी जिंदा है तू अभी? रामविलास ने इतना बोला ही था कि तभी सामने खड़ा शख्स गोली की रफ्तार में ना जाने कैसी बहती हवा में एकदम गायब सा हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और एक भयानक मुस्कान रामविलास को अब भी डराए जा रही थी। क्या वो बिरजू था? नहीं, शायद मैंने कोई सपना देख लिया। थकान के कारण सठिया गया हूं। मरे हुए कभी लौटते थोड़ी हैं। इतना कहते हुए रामविलास आगे बढ़ा। वो 4 कदम चला ही था कि एक खतरनाक आवाज में किसी ने पीछे से बोला, मरे हुए भी लौटते हैं जब उन्हें बदला लेना होता है। एक तेज भूतिया हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगती है। रामविलास खौफ से पूरी तरह जम गया। तभी सन से एक तेज हवा का झोंका बिल्कुल उसके करीब से गुजर गया और इसके तुरंत बाद उसे उन जंगल के पेड़ों पर कोई भागता दिखा। रात के इस घने कोहरे वाले माहौल में वो अकेला शख्स सिर्फ भगवान को याद कर सकता था, तो वहां से आगे चलता गया। रात की गुप्त खामोशी जंगल के माहौल को और डरावना बना रही थी। तभी बिजली कड़कने लगी। लगता है बारिश तेज होने वाली है, जल्दी निकलना होगा। ये कहकर रामविलास तेजी से भागने लगा। वो भाग ही रहा था कि तभी कड़कड़ाती बिजली की रोशनी में उसे सामने बिरजू दिखा। इस बार बिरजू की वो खौफनाक शक्ल देखकर रामविलास लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर गया। रामविलास पता नहीं क्यों जमीन से उठ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था वो जमीन से चिपक गया। तभी बिरजू धीरे धीरे रामविलास की तरफ बढ़ रहा था। बिरजू की आंखें पूरी सफेद थीं और गले पर गहरे चोट के निशान थे, जिसे ये साफ पता चल रहा था कि बिरजू की मौत फांसी पे लटकने के कारण हुई है। मैं तेरा दोस्त हूँ बिरजू। अरे यार जाने देना बिरजू, मैं तेरा दोस्त हूँ। रामविलास की इन बातों को सुनकर बिरजू का प्रेत जोरों से हंसने लगा और बोला,
मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया, दुनिया से अलग कर दिया, और अब मुझे कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ दूं, जाने दूं। ऐसे कैसे? इतना कहते ही बिरजू के प्रेत ने रामविलास को हवा में उछालते हुए सीधा पीपल के पेड़ से उल्टा टांग दिया और बोला, देख रामविलास, इस पेड़ को देख। तेरे कारण ही उस रात मैंने इस पेड़ से फांसी लगाकर तड़प तड़प कर खुद की जान ले ली थी। जरा याद कर वो रात, इसी पूर्णिमा की रात जलन और लालच के चलते तूने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया था, याद कर। रामविलास कुछ याद करने लगा। तभी उसे ठीक 1 साल पहले पूर्णिमा वाली रात को घटे घटना का जिक्र याद आया। आज से ठीक 1 साल पहले कटनी का माहौल खेतों में जोरों शोरों से छाया था। सबके खेत गांव से दूर होते थे, तो ऐसे में कुछ 2-4 लोग रात को जागकर खेतों की रखवाली करते थे। रामविलास सब पर नजर रखे हुआ था। कुछ लोगों को दारू पिलाकर रामविलास ने सोचा कि बिरजू जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको खत्म कर दूंगा। रामविलास और बिरजू में सांप नेवले वाली दुश्मनी थी। जलन और लालच के प्रतिशोध में जलता रामविलास ने धोखे से बिरजू के फसलों और हरे भरे खेतों को जलाकर राख कर दिया। अगली सुबह गांव वालों को लगा शायद खेत जलने से सब तबाह हो गया, लेकिन यह सब तो एक सोची समझी साजिश थी जिसे रामविलास ने अंजाम दिया था। बिरजू की सारी मेहनत और उसके परिवार का पेट भरने का एकमात्र साधन उससे छीन लिया। अगले दिन बिरजू ने उसी जंगल के एक पेड़ से लटक कर खुद की जान ले ली और तड़प तड़प के इस दुनिया को अलविदा कहा। जब उसकी लाश को गांव लाया गया तो उसके परिवार में मातम का माहौल पसरा था। पता नहीं क्यों, पर उस वक्त रामविलास को भी अपने सच से घुटन होने लगी और उसने बिरजू के मरे शरीर के कान में यह कह दिया कि उसने ही बिरजू के खेत को जलाकर राख कर दिया था। वो अपना बोझ हल्का करना चाहता था। रामविलास ने अपने अंदर उबलते सच को बता तो दिया, लेकिन बिरजू ने मौत के बाद भी शायद उस सच को सुन लिया और बस उसकी आत्मा परलोक से एक बार फिर मृत्युलोक आई, सिर्फ और सिर्फ रामविलास को उसके किए की सजा देने। रामविलास को ये सब याद आ रहा था। तभी उसकी गर्दन कसने लगी, उसकी सांसें बंद होने लगी। वो चीखना चाह रहा था, लेकिन उसकी जबान से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। कोई मोटी सी रस्सी उसके गले को कस रही थी। साफ शब्दों में उसे फांसी दी जा रही थी। अब वो बिल्कुल फांसी के फंदे पर झूलने लगा और बिरजू वहीं पेड़ के नीचे एक प्रेत की खौफनाक हंसी दिए जा रहा था, जो माहौल को और डरावना बना रही थी। रामविलास ने वहीं तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी और उसके बाद अगले दिन गांव वालों ने जो देखा, सब ने रामविलास के मरे शरीर का खौफनाक चेहरा देखा। उसकी आंखें नहीं थी, जबान बाहर लटकी हुई थी, फंदा उसके गले में बहुत बार लपेटा था, लेकिन अब वो बार बार हिल रहा था। गांव के लोग और उसके परिवार के लोगों को रामविलास की खुदकुशी का जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। खैर, अब कर्म का पाप तो इंसान इसी लोक में भोग कर जाता है, इसलिए किया हुआ वापस जरूर लौटता है। अगर किसी के साथ धोखा किया तो उसका बदला मरने के बाद और घातक होगा।